हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे विलोपन अभिक्रियाओं को। और विलोपन अभिक्रियाएं जो हैं वो सेकंड टाइप है हमारे पास मोनो हैलोजन व्युत्पन्न की। फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो टाइप की रिएक्शन जो शो करते हैं वो शो करते हैं विलोपन अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे डिटेल के अंदर जानेंगे विलोपन अभिक्रिया क्या होती हैं और यहाँ पर मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, कैसे संपन्न होती है रिएक्शन, उसके बारे में। तो होता क्या है विलोपन अभिक्रिया के अंदर, जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH या NaOH से करवाते हैं तो एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वी हाइड्रोहैलोजनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब वी हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? वी का मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब ये है कि आपको यहाँ से एक तो हाइड्रोजन और एक हैलोजन एटम जो है वो यहाँ से एक HX मॉलिक्यूल के रूप में एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा। यहाँ से HX जो है वो बाहर जाता हो वो आपको नजर आएगा। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाता हूँ। आपके पास कोई एथिल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आपने एल्कोहलिक KOH से जब करवाई तो यहाँ से KCl एलिमिनेट होता है और OH माइनस जो है वो एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर लेता है और H2O के रूप में रिलीज हो जाता है। और किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की। तो हमारे पास एथीन बन गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं एक बार ब्रीफली कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है, फिर मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म में बताऊंगा। यहाँ पर तो होता क्या आपको पता है, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कैसे होता है। Cl पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस कार्बन पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर K पर पॉजिटिव और OH पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से K प्लस जो है वो Cl माइनस के साथ एलिमिनेट हो जाता है KCl के रूप में। और OH माइनस जो है वो बीटा कार्बन से, इस कार्बन को आप क्या बोलेंगे जिसपे Cl लगा है? अल्फा कार्बन। वो OH माइनस जो है वो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन लेता है। अगर हाइड्रोजन निकलेगा H प्लस के रूप में तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो OH माइनस H प्लस लेके किसके रूप में रिलीज हो गया? H2O के रूप में। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया? एथीन। ये है विलोपन रिएक्शन का या विलोपन अभिक्रिया का आपके पास एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास है 1-chloro-2-methyl प्रोपेन। यहाँ पे CH2 है और इसके साथ Cl अटैच है, ठीक है। राइट, ये राइटिंग मिस्टेक है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। CH2 और फिर Cl है तो वही होगा। यहाँ से KCl निकलेगा और OH माइनस कहाँ से एलिमिनेट करेगा हाइड्रोजन को? बीटा कार्बन से। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसको निकालेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। Cl नेगेटिव निकलेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और OH माइनस जो है यहाँ पे K प्लस और OH माइनस, OH माइनस जो है वो इस कार्बन से क्या लेगा? H प्लस को। तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा? H प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और OH माइनस H प्लस को लेकर किसके रूप में बाहर? H2O के रूप में। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है और फॉर्मेशन हो जाती है 2-methyl प्रोपेन की। अब देखिए यहाँ से एक बात आप लोगों को समझनी है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद बनने की संभावना हो तो विलोपन जो है वो सेथ-जेफ के नियमानुसार होता है। अर्थात हाइड्रोजन जो है वो उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास 2 बीटा कार्बन हो, इसका मतलब ये है कि अगर बीटा कार्बन 2 है तो आपके पास उत्पाद बनने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी भाई? दोनों उत्पाद बन सकते हैं। तो कहाँ से उत्पाद बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? उत्पाद तो दोनों ही बनते हैं। अरे किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की तो प्रोडक्ट तो दोनों ही फॉर्म होते हैं, एक मेजर होता है और एक माइनर होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ से आपको पता है K जो है वो यहाँ से Br के साथ बाहर निकल जाएगी इसके रूप में, KBr के रूप में। ये अल्फा कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच है। ये दोनों कौन से कार्बन है? बीटा कार्बन है। अब आपको पता है OH माइनस जो है वो 2 पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ से H प्लस को निकाल सकता है, या तो इस वाले बीटा कार्बन से एलिमिनेट करे या इस वाले से बीटा कार्बन से एलिमिनेट करे। तो एलिमिनेशन वहां से होता है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हो क्या हो? कम हो। तो इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 3। और इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 2। तो OH माइनस जो है वो H प्लस कहाँ से लेगा? यहाँ से। तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और प्रोडक्ट का नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। मैं एक कंसेप्ट आपको आगे ही बताऊंगा कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये भी एक अच्छा तरीका है। बीटा हाइड्रोजन पे आप
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट कर सकते हैं कि कौन से बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। ऑलराइट, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कहाँ से आप हाइड्रोजन निकालें ताकि डबल बॉन्ड के ऊपर प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा हो। समझ गए बात को। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वाले बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालिए, अगर आप इस वाले कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और CH3। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ बनेगा तो इस कार्बन पर केवल कहाँ है, एक ही मेथाइल समूह है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं रहेगा, एक भी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आप डबल बॉन्ड यहाँ बना देंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ हो जाएंगे दोनों, तो प्रतिस्थापी केवल इस कार्बन पे एक बचेगा। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन कहाँ से निकाला, इस वाले बीटा कार्बन से, तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने प्रतिस्थापी हैं, 1 और 2। ऑलराइट, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा। समझ गए इस बात को। या आप एक कंसेप्ट और यूज कर सकते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन ये दोनों हैं, इनसे जुड़े ये वाले कार्बन क्या हो गए, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप बीटा हाइड्रोजन इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उस स्थिति में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, 6 से कम होगी। तो ये प्रोडक्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, मेजर। जो भी तरीका आपको सही लगे उससे कर सकते हैं आप। विलोपन अभिक्रियाओं में अभिक्रियाशीलता क्रम क्या रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। यदि आपके पास हैलोजन परमाणु आप निश्चित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, कोई भी हैलोजन परमाणु ले लें, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो आपके पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, 3 डिग्री की। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है रिएक्शन का। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि 3 डिग्री में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है। अब बात करते हैं, आप एल्किल समूह अगर निश्चित कर दें तो आपके पास एल्काइल हैलाइड जो है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है एल्किल आयोडाइड की, फिर एल्किल ब्रोमाइड की, फिर एल्किल क्लोराइड की, और सबसे कम एल्किल फ्लोराइड की। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऑलराइट, इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं दोबारा। अगर आपके कंसेप्ट अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को। हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, मैंने यहाँ पे एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव लिया है और एल्कोहलिक केओएच की उपस्थिति में यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो आपको पता है यहाँ से क्या क्या एलिमिनेट होता है, -KBr एलिमिनेट हो जाएगा और -H2। समझ गए बात को। आपके पास Br से जुड़ा हुआ कार्बन यही है, तो आपके पास कितनी पोजीशन है, बीटा पोजीशन कितनी है, 1 2 और 3। ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन है। अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट करें ताकि आपके पास जो है वो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। या ये कहें कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट वही होता है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करिए, तो डबल बॉन्ड यही फॉर्म हो जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में, डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों बनेंगे भाई, ध्यान से देखना। अब आपको चेक करना है कि कितने प्रतिस्थापी हैं। तो आप चेक करें, इस वाले कार्बन पे एक CH3 रहेगा और एक आपके पास ये पूरा ग्रुप रहेगा प्रतिस्थापी के रूप में। तो कितने प्रतिस्थापी हो गए, 2। क्या सेम कहानी इन दोनों में भी रहेगी? अगर मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन निकालता हूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो आपके पास कितने प्रतिस्थापी बचेंगे, एक ये CH3 बचेगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे, यही दोनों डबल बॉन्डेड होंगे, एक CH3 ये बचेगा और एक ये ग्रुप बचेगा। तो दोनों केस में कितने कितने आ रहे हैं, इस वाले में भी कितने आ रहे हैं, 2। अगर आप क्या करें, आप अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट करें, तो मैंने एक केस बनाया है, इसको आप यहाँ पर देखेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों हैं, यहीं पे बनेगा डबल बॉन्ड। समझ गए बात को। कितने प्रतिस्थापी नजर आ रहे हैं, 1 2 और 3। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद। या मैं ये कहूँ डबल बॉन्डेड कार्बन क्या यही दोनों हैं, इनसे जुड़े कार्बन 1 और 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6, और एक अल्फा कार्बन ये है, तो इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9 हो गए हैं। तो मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कहाँ पे, जब मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ाया था।
समझ गए बात को। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है और मैंने मुख्य उत्पाद यहाँ पे बना दिया और लघु उत्पाद मैंने यहाँ पे बनाया है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि अगर आप बीटा कार्बन, इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या यही बनेगा। ठीक है, मैंने इनके IUPAC नाम भी मेंशन यहाँ पे कर दिए, मुख्य उत्पाद और लघु उत्पाद। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सेट-जेफ का रूल। तो चलते हैं हम आगे, कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। टाइप सी जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रिडक्शन अपचेन, जिसको बोला जाता है। तो जब आप एल्किल हैलाइड का LiAlH4 या Zn+HCl या फोस्फोरस तथा HI की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। LiAlH4 जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं, आपको रिडक्शन करवाना है। और मेटल के साथ जब भी आपको एसिड नजर आ जाए, इसका मतलब वहां पर क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो आपके पास इथाइल क्लोराइड है या एथिल क्लोराइड जिसको आप बोल सकते हैं, आपने 2H का मतलब है यहाँ पे क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो एक Cl के साथ एलिमिनेट हो जाता है, किसके रूप में, HCl के रूप में। और हाइड्रोजन जो एक बचा हुआ वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, एल्केन। एक सिंपल सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म में आपको नहीं जाना है, सिर्फ याद रखनी है आपको। और जिस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से जानना होता है या आपके लिए जरूरी होता है, वो रिएक्शन मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, खूब उसके एग्जाम्पल भी आपको करवाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो रिडक्शन हमने पढ़ा है, आपको यहाँ पे ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस आपको याद रखना है कि कैसे रिडक्शन होता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे धातुओं से रिएक्शन या रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है वोल्टज अभिक्रिया। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो जब आप एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। आपके पास यहाँ पे ड्राई ईथर होता है एज ए सॉल्वेंट, इस मीडियम के अंदर रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ से जो 2 मैंने सोडियम लिए हैं, ये यहाँ से NaCl के रूप में एलिमिनेट होते हैं, 2 Cl- लेके। तो CH3 जुड़कर क्या बना देगा यहाँ पर आपको, एथेन। ये एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब बढ़ते हैं हम लोग। अब यदि वोल्टज रिएक्शन में आप मिश्रित एल्किल हैलाइड का उपयोग कर लें, अगर आपने एक मेथिल क्लोराइड ले लिया और एक एथिल क्लोराइड ले लिया, तो उत्पाद के रूप में आपको 3 एल्केन प्राप्त होते हैं। होता क्या है, रिएक्शन वैसे ही होनी है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो यहाँ से NaCl एलिमिनेट होने के बाद आपको 3 टाइप के एल्केन मिलते हैं, जिसमें एक होता है N प्रोपेन, एक होता है N ब्यूटेन और तीसरा मिलता है आपको एथेन। ये एक रिएक्शन है जब आप मिक्सर हैलाइड लेते हैं। अगर आप मिश्रित हैलाइड लेंगे तो आपके पास ये 3 टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, हमारी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है लिथियम के साथ अभिक्रिया। जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो है वो लिथियम धातु से कराते हैं तो एल्किल लिथियम, जिसको आप RLi बोलते हैं, और ये कार्ब धात्विक यौगिक होते हैं। कार्ब धात्विक यौगिक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड नजर आएगा। इसके बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में। तो ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होता है। अब आपके पास इथाइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन आपने किससे करवाई, 2Li के साथ। तो यहाँ से एक Li एक Cl को लेकर एलिमिनेट हो जाता है, किसके रूप में, LiCl के रूप में। और एक जो बचा हुआ Li है वो कहाँ जुड़ जाता है, इस कार्बन पार्ट के साथ। तो यहाँ आप पाएंगे मेटल और ये मेटल और इस कार्बन के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। तो मेटल और कार्बन के बीच में जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, इन टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड या कार्ब धात्विक यौगिक, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है OMC, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इथाइल लिथियम। ऑलराइट, चलते हैं आगे, कुछ रिएक्शंस और डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप रिएक्शन है जिंक से क्रिया, या जिंक मेटल है, आपको उसके साथ रिएक्शन करवानी है, इसकी एल्किल हैलाइड की। और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो जब आप एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की क्रिया जिंक धातु से कराते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। तो आपके पास 2 मोल हैं किसके, एथिल क्लोराइड के, और आपने जिंक धातु के साथ इसकी रिएक्शन करवाई है। तो यहाँ से एक Zn जो है उसके ऊपर 2 Cl किसके रूप में एलिमिनेट हो जाते हैं, ZnCl2 के रूप में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है Zn जो है, जिंक धातु जो है वो बाइवेलेंट होता है, +2 चार्ज के साथ होता है। तो आप +2 जो है, जिंक धातु का +2 जो है वो कितने Cl- को ले जाएगा, 2 Cl- को। यहाँ से किसके रूप में एलिमिनेट, ZnCl2 के रूप में। एक बचा हुआ जिंक जो है वो इंसर्ट कर जाता है एल्काइल पार्ट्स के बीच में। ठीक है ना, एक जिंक जो है बचा हुआ, उसके ऊपर कितने एल्काइल पार्ट जुड़ गए, 2 एल्काइल पार्ट जुड़ गए।
इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। ये लिखने का तरीका है दूसरा, जिंक और उसके ऊपर CH3CH2 का ट्वाइस, CH3CH2 CH3CH2 कितने हैं 2, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिया 2। ये इसका टाइप है लिखने का दूसरा, और इसी को बोला जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। पूछा जा सकता है आपसे, अच्छा या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे पास रिएक्शन है मैग्नीशियम से अभिक्रिया। तो आप जब एल्किल हैलाइड या शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करवाते हैं तो आपको ग्रिग्नार अभिकर्मक का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है RMgX। एक्स का मतलब यहाँ पे आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, और मैग्नीशियम धातु के साथ आपको क्या अटैच हुआ मिलेगा, एल्काइल पार्ट या कार्बनिक समूह जो है वो आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। तो मेथाइल क्लोराइड के साथ आपने किसकी रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है। इंसर्शन का मतलब होता है कि जुड़ जाना, ठीक है। तो मेटल और कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसमें कौन जुड़ जाता है बीच में, मैग्नीशियम। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3MgCl। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है जो हालांकि 12th लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता है कहीं पर भी। अब आपको एक बात मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको पता है यहाँ पे जो कार्बन है वो किसके साथ अटैच हो रखा है, Cl के साथ। Cl के साथ यहाँ पे अटैच हो रखा है, तो कार्बन पे कैसा चार्ज रहता है आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज। Cl पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। अब आप चेक करो यहाँ पर इस केस में जब प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है तो आपको पता है कार्बन जब मेटल के साथ जुड़ता है तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से क्या होती है, ज़्यादा। तो मेटल पे कैसा चार्ज गया, पॉजिटिव चार्ज। क्या कार्बन का नेचर चेंज हो गया या कार्बन की पोलैरिटी चेंज हो गई? पहले कैसा चार्ज ले रखा था कार्बन ने, पॉजिटिव, क्योंकि किसके साथ जुड़ा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl के साथ। अब वो कैसा हो गया, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इसको बोला जाता है अम्पोलंग। अम्पोलंग का मतलब होता है पोलैरिटी चेंज होना, ठीक है ना। हालांकि 12th लेवल तक आपको कोई नहीं पूछेगा अम्पोलंग क्या होता है, ना कहीं पढ़ाया जाता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था जो मैंने आपको बता दिया है। ये बात यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाती है किसकी, कार्बन की। इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे मैंने ब्रोमाइड लिख दिया गलती से, क्लोराइड लिखेंगे आप, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमाइड Br होता तो आप क्या लिखते, ब्रोमाइड। लास्ट रिएक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। आपके पास यहाँ पर धातु के साथ आप किसको लेंगे, लेड को। इसके 4 मोल आपको रिएक्शन करवाने हैं। तो जब आप एल्किल हैलाइड जो है उसकी क्रिया सोडियम लेड सोडियम मिश्र धातु से कराते हैं तो टेट्रा एथिल लेड बनता है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं TEL, जिसका उपयोग जो है वो अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। अपस्फोटन रोधी क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर, इंजन्स के अंदर इसको डाला जाता है टेट्रा एथिल लेड को, ताकि जो फ्यूल जो आप डालते हैं व्हीकल्स के अंदर वो पूरी तरह बर्न हो जाए। अगर वो पूरी तरह नहीं जलता है तो वो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन फैलाता है। तो टेट्रा एथिल लेड जो है वो जो भी फ्यूल आप यूज़ करते हैं व्हीकल्स के अंदर उसको पूरी तरह बर्न कर देता है, उसको पूरी तरह जला देता है, ताकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो पोल्यूशन ज़्यादा नहीं फैले। अगर वो पूरी तरह नहीं जलेगा तो पोल्यूशन फैलेगा ज़्यादा। तो इसलिए टेट्रा एथिल लेड जो है उसका यूज़ किया जाता है किसमें, अपस्फोटन रोधी के रूप में। अब आपके पास 4 मोल है किसके, एथाइल क्लोराइड के, और 4 आपने क्या ले रखे हैं, PbNa, सोडियम लेड सोडियम मिश्र धातु के। तो होता क्या है, यहाँ से 4 Na जो हैं वो 4 Cl के साथ किसके रूप में एलिमिनेट हो जाते हैं, 4 NaCl, और 3 Pb जो हैं, लेड धातु जो है उसके 3 अणु जो हैं, परमाणु जो हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। बाकी बचा हुआ एक Pb जो है उसके ऊपर इथाइल जो है CH3CH2 है वो क्या हो जाते हैं यहाँ पर अटैच। तो इसको बोला जाता है टेट्रा एथाइल, और Pb है तो इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, लेड, LEAD इंग्लिश में। तो आप इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ से 4 Na जो हैं वो 4 Cl को लेके किसके रूप में एलिमिनेट हो गए, 4 NaCl के रूप में, और बाकी 3 Pb जो हैं वो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। एक जो Pb बचा हुआ उस पर कौन जुड़ गए, चारों इथाइल पार्ट। तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्रा इथाइल लेड। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं ख़त्म। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव की सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे किसको, डाई हैलोजन डेरिवेटिव को। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।